हो गया? ठीक है, तो देखिए आज साइंस में कल थे कौन कौन से चैप्टर थे कल से, तो कल थे अपने 3 पॉइंट कल थे, आज भी 3 पॉइंट रहेंगे यार। 3 पॉइंट में भौतिकी की ये घटना रहेगी प्लवन, तथा एक रहेगा नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले भौतिकी की प्लवन के बारे में देखते हैं। तो प्लवन जो कहलाता है, प्लवन का मतलब ही होता है, इधर पे प्लवन को कह सकते हैं तैरना। मतलब कोई भी वस्तु जो उसमें किसी भी द्रव में तैरती है तो वह तैरती क्यों है और डूब क्यों जाती है, और इतना बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है और कील डूब जाती है, इसके क्या कारण रहते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए प्लवन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु द्रव में तैरती है तो वह जितने द्रव को हटाती है, जितने पानी को हटाएगी, उतने ही वो वस्तु उसमें रहेगी। कहने का मतलब वस्तु उतने ही हिसाब से डूबती या तैरती है जितना वो द्रव को विस्थापित करती है। इस प्लवन का मुख्य जो कारण रहता है, मुख्य पॉइंट जो होता है वो घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। और घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। कहने का मतलब जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा वह वस्तु उतने ही ज्यादा तैरेगी। तो देखना अपन को ये समझना है कि इससे कैसे कोई वस्तु डूब जाती है और कब तैरती रहती है। तो सबसे पहले देखिए इधर पर कि प्लवन के सिद्धांत के बारे में एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, उन्होंने अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज बोले थे कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो उसे ऊपर की ओर धकेलता है। इसी बल को आर्किमिडीज ने नाम दिया था उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु को ऊपर की ओर भेजता है और वह उसके निर्भर करता है घनत्व के ऊपर। जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा वस्तु उतने ही ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसकी भाषा कहती है कि वस्तु को तरल में डुबोने पर उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका भार ही नहीं हो, परंतु जैसे ही बाहर निकालते हैं तो उसका भार मालूम पड़ता है। आगे लिखा है जो उसके द्वारा हटाए गए जल के बराबर होता है। मतलब जो उसके भार में कमी होती है वस्तु के, वह उतनी ही होती है वस्तु के भार में कमी जितना वह वस्तु उस द्रव में जब डाली जाती है, और जितने द्रव को वह विस्थापित करती है, विस्थापित का मतलब हटाती है, तो वह उतना ही उसका भार कम प्रतीत होता है। और ऊपर की जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। इसके बाद जो प्लवन के नियम आते रहते हैं कि कोई भी वस्तु जो उत्प्लावन बल लग रहा है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो उदाहरण आते रहते हैं एग्जाम में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अपना कि लोहे का जहाज पानी में नहीं डूबता है परंतु लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। लोहे का इतना बड़ा जहाज होता है जो पानी में नहीं डूबता है, वो एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसका मुख्य कारण होता है ओनली घनत्व। अगर देखा जाए कि जहाज की बात करें तो जहाज का जो द्रव्यमान होता है, अगर द्रव्यमान का मान कम और आयतन का मान जाना है तो वह वस्तु तैरती रहेगी। जैसे देखा जाए कि जहाज है और जहाज का द्रव्यमान जो है, अगर जहाज का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, मतलब 50 किलोग्राम, 50 क्विंटल भी मान सकते हैं। अगर जहाज का जो द्रव्यमान है वो 50 क्विंटल है और जो आयतन है, और आयतन उसका 60 क्विंटल है। कहने का मतलब आयतन कहलाता है कि जो मतलब वो एरिया कवर कर रहा है उस पानी में, उसका अगर वो वाला जो पानी हटा रहा है उसका अगर मात्रा ज्यादा है और उसके द्रव्यमान की मात्रा कम है तो वो वस्तु तैरती रहेगी। मतलब जो जहाज का द्रव्यमान होता है उसके द्वारा हटाए गए उस द्रव्यमान पानी के द्रव के द्रव्यमान से कम होता है, इसलिए वह तैरता रहता है। परंतु जब वहीं पे बात कील की करते हैं तो कील उतना आयतन नहीं घेर पाती है पानी में, परंतु उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है कील का, इसलिए द्रव्यमान ज्यादा हो तो वो वस्तु डूब जाती है। परंतु द्रव्यमान कम और आयतन ज्यादा हो उसका तो वो वस्तु तैरती रहती है। इसी कारण इतना बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है परंतु वहीं पे एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। अगला उदाहरण लिखा है कि पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो अपना जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन के नियम पर आधारित, जिस पर उत्प्लावन बल
प्रेरित होता है, लगता है, तो उसी सिद्धांत पर पनडुब्बियां भी काम करती हैं। पनडुब्बियां देखी होंगी कि किसी पानी में अंदर जाती हैं परंतु वे बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भार होता है वो उत्प्लावन बल की अपेक्षा हल्का हो जाता है, जिससे वो तैरती रहती हैं। वहीं पर अगला है जीवन रक्षक पेटी। जीवन रक्षक पेटी जो होती है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। जी, इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अधिकतर एग्जाम में ये वाला उदाहरण आता रहता है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है परंतु इतना बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता है। अगले नीचे लिखा है कि समुद्र के जल का घनत्व तो साधारण जल के घनत्व से अधिक होता है, अतः समुद्री जल में तैरना आसान होता है। समुद्री जल में तैरना आसान होता है मतलब जिसका घनत्व अधिक होगा तो वो मतलब उसमें तैरना कठिन होगा। इधर पे गलती लग गया, आसान नहीं होता है। मतलब ये होगा कि समुद्र में जो होता है, समुद्र में व्यक्ति नहीं तैर सकता क्योंकि समुद्र का घनत्व जो होता है पानी का वो अधिक होता है। घनत्व का मतलब उसका द्रव्यमान उस मतलब आयतन की अपेक्षा ज्यादा होता है। मतलब सांद्रता होती है, सांद्रता मतलब गाढ़ापन होता है, उसमें लवणता होती है समुद्र के पानी में, इसलिए उसमें तैरना कठिन होता है। जबकि वहीं पर साधारण पानी में व्यक्ति आराम से तैर सकता है। तो समुद्री जल में तैरना कठिन होता है परंतु वहीं पर साधारण जल में तैरना आसान होता है। इसका मुख्य कारण पिलवन के नियम पर आरोपित घनत्व होता है। अगर घनत्व बराबर, एक ही ध्यान रखना है इस पूरे स्टेप में कि जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर द्रव्यमान का मान ज्यादा और आयतन का मान कम है तो वस्तु डूब जाएगी पानी में, और अगर द्रव्यमान का मान कम और आयतन का मान ज्यादा है तो वस्तु तैरती रहेगी। यहाँ द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान है और आयतन जो होता है वो आयतन होता है उस पानी का आयतन, उस द्रव का आयतन जिसमें वस्तु को डुबोया जा रहा है। वह पानी का आयतन जितना उसने उस वस्तु को पानी में डुबोने पर जितना उसने जल विस्थापित किया था वही घनत्व कहलाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, पिलवन का नियम है, वो घनत्व पर निर्भर करता है कि घनत्व, अगर घनत्व का मान ज्यादा हो तो वस्तु मतलब उसमें तैर नहीं सकती है, अगर कम हो तो आराम से तैर सकती है। अब वहीं पर एक दूसरे स्टेप की बात करते हैं जो इससे हट करके है। अगला जो फिजिक्स का अगला पॉइंट आता है, अगला चैप्टर आता है, उसका नाम रखा है हमने नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया से स्पष्ट होता है नाभिक मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो नाभिक में घटित होती हैं वो नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक देखा जाए कि किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी जो वस्तु बनी हुई है वो कई अणुओं से मिलकर के बनी है। अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में चक्कर लगाते रहते हैं उस नाभिक का। अगर नाभिक में विस्फोट होता है या दो नाभिक मिलकर के आपस में मिल जाते हैं और उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसी ऊर्जा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी रिएक्शन को हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जो ऐसे मतलब भारत में या किसी भी देश में जो बम बनाए जाते हैं वो इन्हीं अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। अगर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है तो वो भी नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन कहलाती है, एक नाभिकीय संलयन कहलाती है। यदि बात हम नाभिकीय विखंडन की करते हैं तो इधर पे एक शब्द लिखा है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, वहीं पर जब संलयन की बात करते हैं तो संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो पहले हम विखंडन के बारे में बात करते हैं कि विखंडन क्या कहलाता है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व में यूरेनियम आ जाता है, यूरेनियम एक प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व है। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के दो नाभिक एक नाभिक आपस में टूट करके समान या असमान 2 नाभिक बनाते हैं तो वहां पर ऐसी अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। कहने का मतलब कोई यूरेनियम का परमाणु हो, यूरेनियम का कण हो और उसमें अगर उसे ऊर्जा दी जाए, थोड़ी सी ऊर्जा दी जाए तो उसका वही नाभिक 2 नाभिकों में टूट जाता है। 2 के बाद 4 में, 4 के बाद 8 में ऐसे टूटता जाता है, वो एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसी ही ऊर्जा को जो नाभिक टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है, ऐसी ऊर्जा को, ऐसी क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की खोज सबसे पहले ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन ने की थी सन 1939 में। ये ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन विदेश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी, परंतु नाभिकीय विखंडन का जो नाम दिया था वो सबसे पहले
फ्रिट्ज एंड मेटनर ने दिया था। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है और क्या बनता है, इसके बाद ऊर्जा कैसे बनती है। तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन कणों की बौछार की जाती है, एक यूरेनियम रासायनिक रेडियोएक्टिव तत्व है, जब इस पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार की जाती है तो वह उसमें एक विघटन उत्पन्न करता है, तोड़ देता है नाभिकों में, और तोड़ने के बाद बेरियम तथा क्रोमियम के अणु बनाता है तथा न्यूट्रॉन ज्यों का त्यों निकल जाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कहने का मतलब जब यूरेनियम तत्व का विखंडन होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को हम प्रकाशीय ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, इसे हम प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं। वहीं पर देखते हैं कि जो अपनी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का नाम ही इसका नियंत्रित है, मतलब इसे कंट्रोल किया जा सके। अगर विस्फोट स्टार्ट हो गया है, विखंडन स्टार्ट हो गया है, जिसे बाद में किसी कारण के द्वारा या किसी भी पदार्थ के द्वारा रोका जा सके, तो वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। परंतु जो स्टार्ट होने के बाद रोकी ना जा सके, ऐसी अनियंत्रित अभिक्रिया कहलाती है। अगर नियंत्रित अभिक्रिया की बात करें तो इसके द्वारा क्या क्या उपयोग में लाई जाती है। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का पहला प्रकार है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसके उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, वो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परंतु अगर परमाणु भट्टी में जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, अगर उसे रोकना है तो रोकने के लिए भारी जल, जिसका फॉर्मूला D2O है, जहां पर D ड्यूटेरियम है H की जगह पे, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का ड्यूटेरियम है, इसका उपयोग किया जाता है, ये भारी जल कहलाता है। जो इस नाभिकीय विखंडन की इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को कंट्रोल में ला सकता है। इसलिए अगर किसी परमाणु भट्टी में या नाभिकीय रिएक्टर में जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, परंतु यदि इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को रोकना हो, तो रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भारी जल या कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ये कैडमियम जो है एक रासायनिक तत्व होता है, बोरॉन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। तो जे इनकी जो छड़ें हैं, जे भी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। तो ये ध्यान रखना कि भारी जल तथा कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ जो होती हैं, वो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकती हैं। लेकिन कौन सी अभिक्रिया को? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को। इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में तथा परमाणु भट्टी में होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जिसके द्वारा कोई भी मतलब रिएक्टर पैमाने पर बनाए जाते हैं, बम बनाए जाते हैं, तो वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर बनाए जाते हैं। परंतु वहीं पर जब बात करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न भारी जल के द्वारा, न कैडमियम की छड़ के द्वारा। ये स्टार्ट होने के बाद रुकती नहीं है जब तक अपने पूरे चरणों में खुल नहीं जाती है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में या नाभिकीय बम बनाने में किया जाता है। अगर परमाणु बम इतना ऐसा होता है कि ये स्टार्ट हो जाता है, जब तक ये विस्फोट पूरा नहीं हुए तब तक ये रुकता नहीं है, जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पे आधारित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु बम जो होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, मतलब नाभिकीय परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वो होती है नाभिकीय विखंडन, ना कि नाभिकीय संलयन। इसका जो परमाणु बम की खोज की थी, इसका जो निर्माण किया था परमाणु बम का, वो सर्वप्रथम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था सन 1943 में। तो ध्यान रखना है कि नाभिकीय बम या परमाणु बम में जो बनाने में प्रयोग किया जाता है, वो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये दो प्रकार की होती है। इसकी खोज जो की थी वो ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन ने, तथा नाम दिया था फ्रेंच तथा मेटनर ने। वहीं पर बात अगर नाभिकीय संलयन की करें, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पहले से नाम सुना होगा, क्योंकि ये अपने जो सूर्य है, जो तारा है, उसमें जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में,
सब में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया घटती है। हाइड्रोजन जो तत्व होता है वो हीलियम में लगातार परिवर्तित होता रहता है तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। तो नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है ये कम ताप पर उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। लगभग 2 × 10⁷ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। अगर इतने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया घटित नहीं हो सकती है। इसलिए इसका ताप की प्राप्ति के लिए मतलब जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया घटित करना हो तो उसके लिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया उत्पन्न की जाती है। जब नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा मिलती है इसके बाद नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो पाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के जो उदाहरण है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसके काम आती है तो हाइड्रोजन बनाने के काम आती है। तो हाइड्रोजन बम जो बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर बनते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल हाइड्रोजन का ही होता है। हाइड्रोजन के जो प्रोटियम होते हैं वो ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम में मतलब परिवर्तित हो जाते हैं और बहुत तेज बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे हम प्रकाश ऊर्जा में या किसी भी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो उत्पन्न होता है तारे में, वो हाइड्रोजन गैस का हीलियम गैस में परिवर्तित होने के बाद होता है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया उसमें घटित होती है। इसके बाद इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इस हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है इसकी सबसे पहली खोज अमेरिकी वैज्ञानिक ने की थी सन 1952 में। भारत भी हाइड्रोजन बम का निर्माण करता है ताकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मतलब युद्ध में इसका उपयोग कर सके। इसको नियंत्रित तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित ना हो जाए। तो आज भौतिकी की दो घटनाएं थी जिनमें पहला अपना प्रबंध था जो एक अलग है, जो तैरने के नियम से संबंधित थे। वहीं पे बात अगर हम कहते हैं तो जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनमें जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उत्पन्न होती हैं, वो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की थी, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन जो अपनी अभिक्रिया थी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों का उत्पादन होता है, इसलिए ये नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि नाभिकीय संलयन में रेडियो एक्टिव तत्वों का उत्पादन नहीं होता है। इसको नियंत्रित किया जा सकता है परंतु नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये दो प्रकार की होती है, एक घटित एक ही चरणों में होती है। ये आज इसके साइंस के प्रमुख 2 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो।